चलो गुड मॉर्निंग। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। जब सिनेमा ने बोलना सीखा, बहुत ही अच्छा चैप्टर है और इसको ध्यान से समझिए। तो सिनेमा ने बोलना कब सीखा, इसका मतलब है कब बोलती हुई फिल्में दर्शाई जाने लगी। तो सिनेमा जगत में कब ये आया, कब इसकी शुरुआत हुई, ये हम इस सब में पढ़ेंगे। वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं। 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। 78 जो मुर्दा इंसान हैं वो जिंदे हुए। उनको बोलते बातें करते देखो। देश की पहली शवाक यानी बोलती हुई, शवाक, वाक का मतलब होना है बोलना, शय मतलब शहीद। तो बोलती फिल्म आलम आरा के पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। कौन कौन सी पंक्तियाँ लिखी हुई थी? वे सजीव हैं, वे सभी सजीव हैं, सांस ले रहे हैं, 100% बोल रहे हैं, 78 मुर्दा इंसान जिंदा हो गए। ये सभी वाक्य उस पर लिखे हुए थे। तो पहली बोलती हुई फिल्म कौन सी थी? आलम आरा। ये आपका क्वेश्चन ध्यान रखना है। पोस्टरों पर विज्ञापन की ये पंक्तियाँ लिखी हुई थी। 14 मार्च 1931 की वह ऐतिहासिक तारीख भारतीय सिनेमा में बड़े बदलाव का दिन था। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। अर्थात सबसे पहली बोलती हुई फिल्म जो आलम आरा आई थी, उसी से अब पता चलता है कि 14 मार्च 1931 को पहली बोलती हुई फिल्म जगत के अंदर आई थी। इसी दिन पहली बार भारत के सिनेमा ने बोलना सीखा था। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। मूक मतलब जिसके अंदर भाषा नहीं होती थी, बोलना नहीं होता था, वो फिल्म शिखर पर थी, अपने चोटी पे थी, पीक पे थी, और उसी समय बोलती हुई फिल्मों का आविष्कार हो गया। हालांकि वह दौर ऐसा था जब मूक सिनेमा लोकप्रियता के शिखर पर था। पहली बोलती फिल्म जिस साल प्रदर्शित हुई, उसी साल कई मूक फिल्में भी विभिन्न भाषाओं में बनी, मगर बोलती फिल्मों का नया दौर शुरू हो गया था। पहली बोलती फिल्म आलम आरा। बनाने वाले फिल्मकार थे अर्देशिर एम ईरानी। अर्देशिर ने 1929 में हॉलीवुड की एक बोलती फिल्म सो वोट देखी और उनके मन में बोलती फिल्म बनाने की इच्छा जगी। पारसी रंगमंच के एक लोकप्रिय नाटक को आधार बनाकर उन्होंने अपनी फिल्म की पटकथा बनाई। पटकथा मतलब उसकी जो कहानी है, कहानी क्या है रखनी है फिल्म में, वो उन्होंने एक पारसी फिल्म को देखकर बनाई थी। इस नाटक के कई पारसी नाटक था। एक रंगमंच का मतलब होता है नाटक। हाँ, इस नाटक के कई गाने ज्यों के त्यों फिल्म में ले लिए गए। एक इंटरव्यू में अर्देशिर ने उस वक्त कहा था, हमारे पास कोई संवाद लेखक नहीं था, गीतकार नहीं था, संगीतकार नहीं था, इन सब की शुरुआत होनी थी। गीतकार संगीतकार नहीं थे उनके पास, इसलिए ये शुरुआत करने में थोड़े से घबरा रहे थे। इन सब की शुरुआत होनी थी। अर्देशिर ने फिल्म के गानों के लिए स्वयं की धुनें चुनी, यानी गाना इन्होंने खुद ने सुना। फिल्म के संगीत में महज 3 वाद्य तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। यानी जो आप फिल्मों में देखते हो, गानों में बहुत सारे आजकल इंस्ट्रूमेंट यूज किए जाते हैं गाने बजाने वाले, उस समय सिर्फ 3 ही वाद्य यंत्र यानी बजने वाले यंत्र हुआ करते थे, तबला, हारमोनियम और वायलिन। आपसे पूछा जाएगा कौन कौन से वाद्य यंत्रों का प्रयोग किया गया, तो तबला, हारमोनियम और वायलिन का इस्तेमाल किया गया। आलम आरा में संगीतकार और गीतकार में स्वतंत्र रूप से किसी का नाम नहीं डाला गया। इस फिल्म में पहले पार्श्व गायक बने WM खान। पार्श्व गायक जो होते हैं उनको हम बोलते हैं एज ए जो
पर्दे के पीछे से गाते हैं, शक्ल किसी और की होती है, वो पहले बने थे WM खान। पहला गाना था दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है। आलम आरा का संगीत, ये गाना याद रखिएगा, दे दे खुदा के नाम पर प्यारे अगर देने की ताकत है, ये पहला गाना था। आलम आरा का संगीत उस समय डिस्क फॉर्म में रिकॉर्ड नहीं किया जा सका। फिल्म की शूटिंग शुरू हुई तो साउंड के कारण ही इसकी शूटिंग रात में करनी पड़ती थी। मूक युग की अधिकतर फिल्मों को दिन के प्रकाश में शूट कर लिया जाता था, मगर आलम आरा की शूटिंग रात में होने के कारण इसमें कृत्रिम प्रकाश व्यवस्था करनी पड़ी। कृत्रिम प्रकाश का मतलब होता है नेचुरल तरीके से प्रकाश का ना होना और एक मानव के द्वारा प्रकाश की व्यवस्था करना। यहीं से प्रकाश प्रणाली बनी जो आगे फिल्म निर्माण का जरूरी हिस्सा बनी। आलम आरा ने भविष्य के कई स्टार और टेक्नीशियन होते हैं तो दिए ही। अर्धे-सिर की कंपनी तक ने भारतीय सिनेमा के लिए 150 से अधिक मूक और लगभग 100 सवाक फिल्में बनाई। 150 मूक फिल्में और 100 बोलती हुई फिल्में। आलम आरा का फिल्म अरेबियन नाइट्स जैसी फैंटेसी थी। फिल्म ने हिंदी उर्दू के मेल वाली हिंदुस्तानी भाषा का लोकप्रिय बनाया। इसमें गीत, संगीत तथा नृत्य के अनोखे संयोजन थे। फिल्म की नायिका जुबेदा थी। आलम आरा फिल्म की जो नायिका थी यानी एक्टरनी, वो जुबेदा थी। नायक थे विट्ठल। वे उस दौर के सर्वाधिक पारिश्रमिक पाने वाले स्टार थे। उनमें उनके चयन को लेकर भी एक किस्सा काफ़ी चर्चित है। विट्ठल को उर्दू बोलने में मुसीबतें आती थी। पहले उनका बेतौर नायक चयन किया गया, मगर इसी कमी के कारण उन्हें हटाकर उनकी जगह महबूब को नायक बना दिया गया। विट्ठल नाराज हो गए और अपना हक पाने के लिए उन्होंने मुकदमा कर दिया। उस दौर में उनका मुकदमा मोहम्मद अली जिन्ना ने लड़ा। मोहम्मद अली जिन्ना आपको पता होगा, जिसने पाकिस्तान की मांग की, जो तब के मशहूर वकील हुआ करते थे। जवाहरलाल नेहरू भी वकील थे, मोहम्मद अली जिन्ना भी वकील थे। विट्ठल मुकदमा जीते और भारत की पहली बोलती फिल्म के नायक बने। उनकी कामयाबी आगे भी जारी रही। मराठी और हिंदी फिल्मों में वे लंबे समय तक नायक और स्टंटमैन के रूप में सक्रिय रहे। स्टंटमैन जो स्टंट करते हैं, स्टंट जो मारते हैं, करते रहते हैं। इसके अलावा आलम आरा में सोहराब मोदी, पृथ्वीराज कपूर, याकूब और जगदीश सेठी जैसे अभिनेता भी मौजूद रहे। आगे चलकर जो फिल्म उद्योग के प्रमुख स्तंभ बने मतलब आगे चल के ये बहुत बड़े डायरेक्टर और संगीतकार, लेखककार ऐसे ये बनते गए। यह फिल्म 14 मार्च 1931 को मुंबई के मैजेस्टिक सिनेमा में प्रदर्शित हुई। ये याद रखिएगा, कहाँ पे पहली बार इसको शो किया गया था, तो मैजेस्टिक सिनेमा था, वहाँ पे इसको पहली बार दिखाया गया था। फिल्म 8 सप्ताह तक हाउसफुल चली और भीड़ इतनी उमड़ती थी कि पुलिस वाले के लिए नियंत्रण करना मुश्किल हो जाया करता था। समीक्षकों ने इसे भड़कीली फैंटेसी फिल्म करार दिया था, मगर दर्शकों के लिए यह फिल्म एक अनोखा अनुभव थी। यह फिल्म 10,000 फुट लंबी थी और इसे 4 महीने की कड़ी मेहनत से तैयार किया गया था। सवाल फिल्मों के लिए पौराणिक कथाओं, पारसी रंगमंच के नाटकों, अरबी प्रेम कथाओं और विषय के रूप में चुना गया। अरबी प्रेम कथाओं को विषय के रूप में इसमें चुना गया। इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म
इनके अलावा कई सामाजिक विषयों वाली फिल्में भी बनी। ऐसी ही एक फिल्म थी खुदा की शान। इसमें एक किरदार महात्मा गांधी जैसा था। इसके कारण शवाक सिनेमा को ब्रिटिश प्रशासकों की तीखी नज़र का सामना करना पड़ा। जो ब्रिटिश कमांडर्स होते थे उनको तीखी नज़र का सामना करना पड़ा, मतलब कहीं ना कहीं वो लोग जो कमांडर्स वगैरह ब्रिटेन जो अंग्रेज़ों के जो लीडर हुआ करते थे वो कहीं ना कहीं ये समझ गए थे कि हम मूवी के थ्रू या सिनेमा के थ्रू हमारे प्रति लोगों को भड़काया जा रहा है। शवाक सिनेमा के नए दौर की शुरुआत कराने वाले निर्माता निर्देशक अर्देशिर इतने विनम्र थे कि जब 1956 में आलम आरा के प्रदर्शन के 25 वर्ष पूरे होने पर उन्हें सम्मानित किया गया और उन्हें भारतीय शवाक फिल्मों का पिता कहा गया, तो उन्होंने उस मौके पर कहा था, मुझे इतना बड़ा खिताब देने की ज़रूरत नहीं है, मैंने तो देश के लिए अपने हिस्से का ज़रूरी योगदान दिया है। जब पहली बार सिनेमा ने बोलना सीख लिया, सिनेमा में काम करने के लिए पढ़े लिखे अभिनेता अभिनेत्रियों की ज़रूरत भी शुरू हुई, क्योंकि अब संवाद यानी बोलना, डायलॉग बाजी भी बोलने थे। सिर्फ अभिनय से काम नहीं चलने वाला था। मूक फिल्मों के दौर में तो पहलवान जैसे शरीर वाले, स्टंट करने वाले और उछल कूद करने वाले अभिनेताओं से काम चल जाया करता था। स्टंट करने वाले अभिनेता वो होते थे जो कहीं से किसी पहाड़ी से छलांग लगानी है, किसी बिल्डिंग से कूदना है, तो वो कोई और ही करता था और एक्टर को दिखा दिया जाता था। अब उन्हें संवाद बोलना था और यानी अब डायलॉग्स उनको बोलने थे और गायन की प्रतिभा की कद्र भी होने लगी थी। इसलिए आलम आरा के बाद आरंभिक शवाक दौर की फिल्मों में कई गायक अभिनेता बड़े पर्दे पर नजर आने लगे। हिंदी उर्दू भाषाओं का महत्व बढ़ा। सिनेमा में देह और तकनीक की भाषा की जगह जन प्रचलित बोलचाल की भाषाओं का दाखिला हुआ। सिनेमा ज़्यादा देसी हुआ। एक तरह की नई आज़ादी थी जिससे आगे चलकर हमारे दैनिक और सार्वजनिक जीवन का प्रतिबिंब फिल्मों में बेहतर होकर उभरने लगा। अभिनेताओं अभिनेत्रियों की लोकप्रियता का असर उस दौर के दर्शकों पर भी खूब पड़ रहा था। माधुरी नाम की फिल्म में नायिका सुलोचना की हेयर स्टाइल उस दौर में औरतों में लोकप्रिय थी। यानी जो माधुरी नाम की एक एक्टरनी थी, उसकी जो हेयर स्टाइल थी वो बहुत ज़्यादा लोगों में फेमस हो गई थी। जैसे आजकल देखते हो आप कोई भी नेता या नेता मैं नहीं कहूँगा, कोई भी अभिनेता, तो नेता वास्तव में होते हैं, अभिनेता पर्दे पर होते हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, जब कोई फिल्म शूट हो रखी होती है तो उसमें अपना वो दिखाते हैं, एक्टिंग दिखाते हैं और अपने समाज को एक संदेश देते हैं। तो लोग वह क्या करते हैं, उनको फॉलो करते हैं, उनके फैंस होते हैं, वैसी स्टाइल रखने की कोशिश करते हैं। औरतें अपनी केस सज्जा, केस का मतलब होता है बाल, सज्जा मतलब सजाना, बालों को सजाना उसी तरह कर रही थी। अर्देशिर ईरानी की फिल्मों में भारतीय के अलावा ईरानी कलाकारों ने भी अभिनय किया था। स्वयं आलम आरा भारत के अलावा श्रीलंका, बर्मा और पश्चिम एशिया में पसंद की गई थी। ये भी क्वेश्चन आपको नोट करना है कि कहाँ कहाँ इसको पसंद किया गया था। भारत, श्रीलंका, बर्मा जो आज का म्यांमार है और पश्चिम एशिया में। भारतीय सिनेमा के जनक फाल्के को शवाक सिनेमा के जनक अर्देशिर ईरानी की उपलब्धि को अपनाना ही था, क्योंकि वहाँ से सिनेमा का एक नया युग शुरू हो गया था। प्रदीप तिवारी, तो प्रदीप तिवारी जी की ये छोटी सी हिस्टोरिकल कहानी थी जिसने बताया कि आलम आरा फिल्म जब भारत में आई तो उससे पहले जो मूक फिल्में होती थी जिसमें आवाज़ नहीं होती थी, गाने नहीं होते थे,
उसके बाद लोग किस तरह से सिनेमा को देखना पसंद करने लगे और किस तरह से लोगों के अंदर सिनेमा को एक मनोरंजन के रूप में, एक समाज को सुधारने के रूप में यूज किया गया। तो इस तरह से हमारी ये चैप्टर ख़त्म होता है आलम आरा। इसके प्रश्न उत्तर आपको अगले पार्ट में जल्द ही करवा दिए जाएंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स। देखते रहिएगा और लाइक एंड सब्सक्राइब तो आप कर ही लिए होंगे, बाकी शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों को।